नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है निश्चय चैनल की इस नई वीडियो में। यह हमारा करंट अपडेट रिवीजन का प्रोग्राम है, जहां पर बेसिकली हम पिछले साल की जो भी इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं उनको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि इस बार की प्रीलिम्स एग्जाम में अगर उनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो उस सवाल को सॉल्व करने में आपको कोई भी परेशानी ना आए, आप आसानी से उस सवाल के जवाब को दे सकें। तो जाहिर तौर पर पूरी जो सीरीज है आपके लिए, आपकी तैयारी के लिहाज से, आपके प्रश्न पत्र के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की वीडियो में हम बेसिकली आपका अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था की रिवीजन पर ध्यान देंगे, यानी कि इकोनॉमी के सेगमेंट पर यहाँ पर जोर दिया जाएगा, यहाँ पर बात की जाएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी 8वीं वीडियो है ये। इससे पहले 7 वीडियोज आपकी पब्लिश हो चुकी हैं, लाइव हो चुके हैं, जिन्हें आप जो है हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो इकोनॉमी का सेगमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखी जाए हमारी पहली खबर। तो हमारी पहली जो खबर है वो आपका विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम को लेकर के है, और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तौर पर भी जानते हैं। तो हाल ही में इस पूरे एक्ट को लेकर के भारत में विदेशी मतदान को लेकर के बेसिकली गृह मंत्रालय की ओर से कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं, जिन आंकड़ों में बताया गया है कि भारत में जो गैर सरकारी संगठन हैं उनके पंजीकरण के संबंध में एक चिंताजनक प्रवृत्ति, एक बहुत जो है एक कंसर्निंग नेचर, एक कंसर्निंग पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में बताया गया है कि एनजीओ अपने FCRA पंजीकरण में अपने परिचालन क्षेत्रों का सटीक चित्रण नहीं कर रहे हैं और ऐसी गतिविधियों में संलग्न हो रहे हैं जो कि उनके द्वारा घोषित नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली यहाँ पर कहने की कोशिश ये की गई है कि जो आपका एक एनजीओ है वो जब FCRA लाइसेंस लेने जाता है तो वो गृह मंत्रालय को बताता है कि मैं इस सेक्टर में काम करना चाहता हूँ, मैं इस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। लेकिन अभी पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपके एनजीओज हैं वो बताते तो कुछ और हैं और काम कुछ और करते हैं। तो इस तरह का पैटर्न, इस तरह की प्रवृत्ति जो है वो हमें एनजीओ के बीच में देखने को मिल रही है, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की जो है भारत के एकीकरण के लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। विदेशी अंशदान अधिनियम की अगर आप बात करें तो FCRA को 1976 में आपातकाल के दौरान, यानी कि इमरजेंसी के दौरान लागू किया गया था। दरअसल इमरजेंसी के दौरान भारत में भारत सरकार को ये शक था, भारत सरकार को ये बेसिकली इस तरह के विचार पैदा हो रहे थे कि जो आपकी फॉरेन एजेंसीज हैं, जो फॉरेन एंटिटीज हैं, खासतौर पर फॉरेन गवर्नमेंट्स जो हैं, वो भारत में भारत के एनजीओज के माध्यम से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से सरकार की पॉलिसीज को रेगुलेट, सरकार की पॉलिसीज में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही हैं विदेशी सरकारें। तो इसी डर को देखते हुए भारत सरकार की ओर से 1976 में FCRA कानून को लागू किया गया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य था कि व्यक्तियों और संघों को विदेशी दान को विनियमित करना, यानी कि भारत में जो तमाम एनजीओज हैं, जो तमाम लोग हैं, उनको जो विदेशी दान प्राप्त होता है उसको रेगुलेट करने के लिए सरकार 1976 में इस कानून को लेकर के आई थी, ताकि भारत की जो लोकतंत्र है, भारत का जो भारत की सोवरेनिटी है, उसके मूल्यों की रक्षा की जा सके। अब इसके बाद 1976 में ये कानून आया और 1976 के बाद इसको जो है 3 बार इसमें संशोधन हुआ है अभी तक। पहला संशोधन आपका 2010 में हुआ था। तो ये जो पहला संशोधन था इसमें बेसिकली सरकार को कुछ व्यक्तियों और संघों द्वारा विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने के लिए कानून को समेकित करने की शक्ति यहाँ पर दी गई थी। और इसके अलावा अगर सरकार को लगता था कि कोई भी गतिविधि सरकार जो है हमारे देश के हित के विरुद्ध है, तो उसे विदेशी योगदान की स्वीकृति से रोकने और उसके उपयोग पर रोक लगाने की अनुमति सरकार को यहाँ पर दी गई थी 2010 के संशोधन। तो कोई खास संशोधन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला था। इसके बाद 2020 में एक संशोधन होता है और 2020 का ये संशोधन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस संशोधन के माध्यम से बेसिकली आपके जो एनजीओज हैं उनके प्रशासनिक खर्चों के लिए विदेशी योगदान के उपयोग की सीमा को 50% से घटा करके 20% कर दिया गया था। अब इसके मतलब को आपको समझना है, क्योंकि ये सबसे रीसेंट अमेंडमेंट है। क्या कहा गया था यहाँ पर? इसके अलावा एक आपका जो इस वाले अमेंडमेंट की अगर आप बात करें, 2010 वाला अमेंडमेंट जो था, इसमें यह भी कहा गया था कि अगर कोई जो एनजीओ है वो विदेशों से ऋण प्राप्त करना चाहता है तो उसको सबसे पहले तो अपना एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, और वो अकाउंट भी SBI की दिल्ली शाखा में ही होगा। ये 2010 के संशोधन में कहा गया था। अब 2020 के संशोधन पर वापस आते हैं, जिसमें क्या कहा गया था? कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है, उसके अमाउंट को 50% से कम करके 20% कर दिया गया था।
इसके मतलब को आप समझें, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि किसी एनजीओ को, कोई एनजीओ है जिस एनजीओ को बेसिकली किसी विदेशी कंपनी से 100 रुपए प्राप्त होते हैं, 100 रुपए आपको याद रखने हैं, 100 रुपए विदेशी कंपनी से प्राप्त हुए। अब नियम पहले क्या कहता था कि ये जो कंपनी है, ये जो एनजीओ है, ये एनजीओ बेसिकली अपने प्रशासनिक खर्चों के लिए, यानी कि अपने जो डे टू डे के खर्चे होते हैं, जैसे कि अपने जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी, इसके अलावा उनका खाना, कैब, इस तरह का अपने आप को फंक्शन करने के जो खर्चे हैं, उस खर्चों पर ये जो एनजीओ है वो अपना 50% अमाउंट खर्च कर सकता था, यानी कि 50 रुपए खर्च कर सकता था। लेकिन अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने इस 50% के अमाउंट को कम करके 20% कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि जो शेष अमाउंट बचता है वो कहाँ इस्तेमाल होगा, तो नियम ये कहते हैं कि बेसिकली आपका जो एनजीओ है वो विदेशों से जिस काम के लिए पैसा मंगाता है, यानी कि जिस काम के लिए विदेशों से उन्हें पैसा मिला है, उस पैसे का इस्तेमाल उसी काम के लिए किया जा सकता है। अगर आप किसी और काम के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। तो यहाँ पर अब क्या नियम कहता है, पहले नियम यह था कि 50% आप उस काम के लिए इस्तेमाल करते थे, अब नियम ये कहता है कि 80% अमाउंट जो है आपको उस काम के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बदलाव आपको 2020 में देखने को मिला था। इसके अलावा एफसीआरए पंजीकरण की अगर आप बात करें तो भारत में विदेशी दान प्राप्त करने के लिए एफसीआरए के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। कोई भी ऐसा एनजीओ जो कि आपका सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करता है, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में या फिर सामाजिक क्षेत्र में, वो इस पूरे कार्यक्रम के तहत, इस पूरे कानून के तहत अपने आप को पंजीकृत करा सकता है। हालांकि कुछ शर्तें भी दी गई हैं, कुछ लोग हैं जो कि विदेशी दान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली भारत में जो कि कानून के तहत पंजीकृत हैं, वो एफसीआरए के तहत कानून जो है दान प्राप्त नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा विदेशी धन प्राप्त करने के लिए आवेदकों को नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में, भारतीय स्टेट बैंक की स्पेसिफिक शाखा में जो है अपना बैंक खाता खोलना होता है, और जो विदेशी संस्थाएं हैं वो जिस काम के लिए पैसा मंगाती हैं वो उसी काम के लिए उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा पंजीकरण के तहत कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, जैसे कि हमने पहले भी देखा। तो आवेदकों को फर्जी संस्थानों का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए, कोई फेक इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। आवेदकों को धर्म परिवर्तन गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए, तो आप जो है रिलीजन कन्वर्जन एक्टिविटीज में शामिल नहीं हो सकते हैं। आवेदकों के पास जो है देशद्रोह का मामला उन पर नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी एनजीओ पर देशद्रोह का मामला लग जाता है तो फिर उसका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। इसके अलावा एफसीआरए जो कैंडिडेट्स हैं, वो जो भी चुनाव के कैंडिडेट्स हैं, जो पत्रकार हैं, जो मीडिया कंपनियां हैं, जो न्यायाधीश हैं, सरकारी कर्मचारी, राजनेता और राजनीतिक संगठन, ये लोग एफसीआरए के तहत विदेशों से धन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वैधता और नवीनीकरण की अगर आप बात करें, लाइसेंस के रिन्यूअल की अगर आप बात करें, तो अगर एक बार आपको लाइसेंस मिलता है एफसीआरए के तहत तो वो लाइसेंस आपका 5 साल के लिए वैलिड रहता है, और 5 साल की अवधि की समाप्ति के बाद अगले 6 महीने के भीतर आपको अपने लाइसेंस को रिन्यू कराना होता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए सरकार जो है एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल भी कर सकती है, जिसमें नियमों का उल्लंघन जो है शामिल होता है। तो अगर आप जो है नियमों का उल्लंघन करते हैं तो सरकार आपका लाइसेंस जो है रद्द कर सकती है। इसके अलावा अगर आपका लाइसेंस एक बार रद्द होता है तो कोई भी एनजीओ अगले 3 सालों तक जो है री रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, यानी कि सरकार अगर आपके लाइसेंस को रद्द करती है तो आप अगले 3 सालों तक जो है वापस लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा 2022 में जो है इसको लेकर के कुछ नियम हमें देखने को मिले थे, जहां पर गृह मंत्रालय ने बेसिकली एफसीआरए नियमों के तहत जो कुछ बदलाव पेश किए थे, जिसमें कहा गया था कि जो अपराधों की संख्या है, उन अपराधों की संख्या को 7 से बढ़ा करके 12 कर दिया गया था, जिसमें इसके अलावा इन नियमों के माध्यम से विदेशों में रिश्तेदारों से योगदान की जो सीमा होती है उसको 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया था, जिसको लेकर के सरकार को सूचना देना आवश्यक नहीं था। यानी कि अगर आप विदेशों से पैसा मंगाते हैं, आपको कोई रिश्तेदार विदेश में रहता है और वो आपको पैसा भेजता है, तो उसके अमाउंट को अब 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया था। पहले ये अमाउंट 1 लाख हुआ करता था, और अगर आप 1 लाख से ज्यादा पैसे विदेशों से आपको आते थे तो आपको सरकार को बताना होता था, लेकिन अब इस वैल्यू को 1 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है। तो ये हमने एफसीआरए नियमों की बात की, 2022 में जो बदलाव हुए थे उनको देखा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपनी अगली खबर पे। तो हमारी जो अगली खबर है वो भौतिक से डिजिटल सोने की ओर बदलाव को लेकर के है। तो बेसिकली अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे तो भंडारण और सुरक्षा जैसी चुनौतियों को देखते हुए बेसिकली इन्हीं तमाम कारणों की वजह से जो दूसरे मेथड्स होते हैं गोल्ड खरीदने के, जैसे कि आपका गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गया, ईटीएफ हो गया, गोल्ड म्यूचुअल फंड हो गया, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया, इस तरह के जो मेथड्स हैं इनकी लोकप्रियता आपको जो है भारत में
और ज़्यादा देखने को मिलेगी। इनके साथ फ़ायदा क्या होता है? इनके साथ फ़ायदा ये होता है कि आप सोने के मूल्य में उतार-चढ़ाव का फ़ायदा तो उठा सकते हैं, लेकिन आपको फ़िज़िकल तौर पर सोना खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको अपने घर में सोना रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे चोरी का खतरा बच जाता है कि आपको इस बात का खतरा नहीं रहता कि अगर आपका सोना चोरी हो गया, तो फिर क्या होगा? और आपका क्योंकि उसको उसको स्टोर करने के लिए भी तो आपको जगह चाहिए। तो आपका भंडारण का जो खर्चा था, स्टोर करने का जो खर्चा था, वो भी आपका बच जाता है। अगर बात करें कि भारत में सोना कितना ज़्यादा खरीदा जाता है, कितना भारतीय घरों से जुड़ा हुआ है, तो ज़ेफरीज़ की एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ये बताती है कि मार्च 2023 तक सोने की कुल भारतीय जो घरेलू संपत्ति थी, उसमें हिस्सेदारी 15.5% के आसपास थी, जो कि रियल एस्टेट के बाद यानी कि आपके प्रॉपर्टी के बाद, आपके घर के बाद दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखता है। सबसे पहले भारतीय घरों में आपको मिलेगी संपत्ति, यानी कि सबसे पहले आपको मिलेगी प्रॉपर्टी, जो आपके घर हैं। दूसरे नंबर पर मिलेगा आपको सोना। सोने के बाद जो है आपका बैंकों में पैसा कुछ लोग जमा करते हैं, जो कि 14% का योगदान देता है। कुछ लोग बीमा करवाते हैं अपना, जो कि 5.9% का योगदान देता है। कुछ लोग भविष्य और पेंशन निधि में निवेश करते हैं, जो कि आपका 5.8% का योगदान रखता है। कुछ लोग इक्विटी में निवेश करते हैं, जो कि 4.7% के आसपास है। कुछ लोग अपने घर में कैश रखते हैं, जो कि 3.4% का योगदान देता है। तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका हुआ? सबसे ज़्यादा योगदान है रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का, और दूसरा सबसे बड़ा योगदान है आपका सोने का। तीसरा योगदान है आपका बैंक जमा का, यानी कि बैंकों में जो आप पैसा जमा करते हैं। इसके अलावा सोने में निवेश के अलग-अलग कौन-कौन से डिजिटल रास्ते हैं, उनकी अगर आप बात करें, तो इसमें जो सबसे पहला रास्ता आपको मिलता है वो है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ क्या होता है? अगर आपको याद हो, अगर आप हमारी द हिंदू की सीरीज़ को फॉलो करते हैं, तो द हिंदू की सीरीज़ में हमने गोल्ड ईटीएफ पर एक बार विस्तार से चर्चा की थी कि गोल्ड ईटीएफ क्या होता है। तो गोल्ड ईटीएफ बेसिकली इसका लक्ष्य होता है कि घरेलू भौतिक सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव को ट्रैक किया जाए और वे सोने की कीमतों के आधार पर जो है निवेश कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है? इसको यहाँ पर जो है आपका टेक्स्ट बुक डेफिनेशन आपको दी गई है। एक बार हम सरल तरीके से गोल्ड ईटीएफ को समझ लेते हैं। तो गोल्ड ईटीएफ की अगर आप बात करें, यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली जो है थोड़ा-सा सोना खरीदा जाता है, एक ट्रस्ट बनाया जाता है। गोल्ड ईटीएफ में क्या होता है कि ये एक ट्रस्ट के तौर पर काम करता है, जिस ट्रस्ट को कोई कंपनी बना सकती है। अब कंपनी क्या करेगी कि कंपनी बेसिकली जो है सोना खरीदेगी। तो फिजिकल फॉर्म में मान लीजिए सोना खरीद लिया जाता है, तो अब कंपनी ने सोना खरीद लिया, इसको आप सोने की बिस्किट मान सकते हैं, एक-एक बिस्किट। अब कंपनी क्या करेगी, इस सोने के जो उनके पास जो सोने की एंटिटी मौजूद है, इस एक एंटिटी का एक गोल्ड ईटीएफ जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका गोल्ड ईटीएफ होता है, हमने यहाँ पर आप देखेंगे तो एक जो गोल्ड ईटीएफ इकाई है वो 1 ग्राम सोने के बराबर होती है। तो यहाँ पर उस जो सोना खरीदा गया है उसके बराबर एक गोल्ड ईटीएफ जारी किया जाता है। लोग सोने को ना खरीद करके उस गोल्ड ईटीएफ को खरीदते हैं। तो जब सोने की वैल्यू ऊपर जाती है, गोल्ड की वैल्यू ऊपर जाती है, प्राइस ऊपर जाता है, तो जो गोल्ड ईटीएफ है उसका प्राइस भी ऊपर जाता है। जब सोने की वैल्यू नीचे जाती है तो गोल्ड ईटीएफ का प्राइस भी नीचे जाता है। तो इस तरह से आप गोल्ड ईटीएफ को खरीद करके बेसिकली उसके गोल्ड की वैल्यू में जो उतार चढ़ाव होता है उसका फायदा उठा सकते हैं। और आपको भौतिक गोल्ड में निवेश नहीं करना होता, आपको फिजिकल गोल्ड में निवेश नहीं करना होता है, आपको गोल्ड खरीद के नहीं रखना है, आपको केवल गोल्ड ईटीएफ खरीदना है। वो सुरक्षित होता है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित होता है, और धारक की डीमेट खाते में रखा जा सकता है, आपके डीमेट अकाउंट में जो है रखा जा सकता है। चोरी की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो ये हमने गोल्ड ईटीएफ के बारे में बात की कि गोल्ड ईटीएफ क्या होता है। हमारा जो अगला टूल है, अगला जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके अलावा गोल्ड ईटीएफ को लेकर के कुछ डेटा यहाँ पर मौजूद है। तो गोल्ड ईटीएफ निवेशकों की संख्या जनवरी 2020 में लगभग 4.61 लाख के आसपास थी, जो कि सितंबर 2023 में बढ़कर के 48.06 लाख जो है हो गई, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में जो है आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है गोल्ड म्यूचुअल फंड। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में क्या किया जाता है कि ये बेसिकली आपका म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है। इसमें क्या किया जाता है, इसको पेशेवरों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली अगर आप म्यूचुअल फंड जानते हैं कि क्या होता है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में बेसिकली बहुत सारे लोग मिलकर के अपना पैसा लगाते हैं और उस पैसे को एक एक्सपर्ट द्वारा मैनेज किया जाता है, जो कि अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग कंपनियों के शेयर में पैसा लगाता है। अब गोल्ड जो आपका गोल्ड म्यूचुअल फंड है उसमें भी यही होता है, उसमें भी अलग अलग लोग मिलकर के पैसा लगाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है, इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंस ये है कि आपका जो गोल्ड म्यूचुअल फंड है उसमें जिन कंपनियों में पैसा लगाया जाता है वो कंपनियां कहीं ना कहीं गोल्ड से या गोल्ड की एक्सट्रैक्शन से जुड़ी होती हैं। तो जैसे खनन स्टॉक खरीदे जा सकते हैं, जैसे गोल्ड एक्सट्रैक्शन की जो कंपनियां होती हैं उनके स्टॉक खरीदे जा सकते हैं, बुलियन और खनन कंपनियों में निवेश किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो भी आपका निवेश होता है वो गोल्ड से जुड़ी कंपनियों में किया जाता है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो ये निवेशकों को भौतिक सोने में निवेश किए बिना
सोने के बाजार में निवेश करने की अनुमति प्रदान करता है। तो आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट किए बिना जो गोल्ड का मार्केट है वहाँ पर आप पैसे लगा सकते हैं और वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने बात की गोल्ड म्यूचुअल फंड की। इसके अलावा एक शब्द यहाँ पर और आता है, वो है आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है ये आपका एक सरकार जारी करती है। तो बॉन्ड तो हम जानते ही हैं, बॉन्ड एक कंपनी भी जारी कर सकती है, बॉन्ड एक सरकार भी जारी कर सकती है। बॉन्ड का प्राथमिक लक्ष्य होता है कि जो भी एंटिटी बॉन्ड को जारी करती है वो कुछ पैसे प्राप्त करना चाहती है। तो गोल्ड बॉन्ड में क्या होता है, गोल्ड बॉन्ड जो है भारत सरकार लेकर के आई थी 2015 में, जिसका प्राथमिक लक्ष्य ये था कि भारत में जो फिजिकल गोल्ड खरीदा जाता है उसके लिए भारतीय परिवार जो पैसा बचाते हैं उस पैसे के एक हिस्से को फाइनेंशियल मार्केट में लेके आया जाए, वित्तीय बाजार में लेके आया जाए, और लोगों को फिजिकल गोल्ड खरीदने की बजाय गोल्ड की जो बॉन्ड है वो खरीदने के लिए प्रेरित किए जाए। तो इसके लिए सरकार 2015 में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के माध्यम से इस पूरे स्कीम को पेश किया गया था। तो एक ये भी तरीका है जिसके माध्यम से आप खरीद सकते हैं। हालांकि इसके कुछ जो है साइड इफेक्ट्स आपके हैं, डिसएडवांटेज भी होता है। इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 8 साल का होता है। 8 ईयर्स का मेच्योरिटी पीरियड है। अब 8 साल के मेच्योरिटी पीरियड का मतलब ये है कि अगर आज आप जो है एक गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं, तो उसका ब्याज तो आपको मिलता रहेगा, ब्याज बहुत कम होता है, और उस पर जो आपको वो पैसा आपको जो वापस मिलेगा वो 8 साल बाद मिलेगा। यानी पैसा आपका जो है 8 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है, आप उस पैसे को 8 साल तक के लिए नहीं निकाल सकते। हालांकि आप अपने शेयर को खरीद और आपका जो बॉन्ड है उसको खरीद और बेच जरूर सकते हैं, लेकिन उसको बाहर नहीं निकाल सकते आप। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी होती है। इसके अलावा डिजिटल सोना भी होता है। तो डिजिटल सोना निवेशकों को ऑनलाइन छोटे मूल्य वर्ग के सोने को खरीदने में मंजूरी देता है। तो अगर आप छोटे लेवल पर सोना खरीदना चाहते हैं तो आप डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड हुए जो कि आपको भारत में देखने को मिल जाएंगे। हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारी अगली खबर पे। तो हमारी जो अगली खबर है उसमें आपको बताया गया है कि एक इंस्टीट्यूट है, एक निकाय है, TAFRAL काफराल, इसने NBFCs को लेकर के और डिजिटल लोन प्रैक्टिसेस को लेकर के अपनी कुछ चिंताएं जाहिर की हैं। सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट की बात करें, इस निकाय की बात करें, तो इसको गठित किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी कि RBI ने, और इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग। तो ये सेंटर है, ये इंस्टीट्यूट है, RBI द्वारा बनाया गया है, जिसने हाल ही में भारत की जो गैर बैंकिंग कंपनियां हैं उनके वित्त पोषण को लेकर के जो तमाम जोखिम बढ़ रहे हैं और भारत में डिजिटल लेंडिंग प्रैक्टिसेस जो हैं उनको लेकर के जो है अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। तो ये बेसिकली इसमें कहा गया है कि इन डिजिटल लेंडिंग प्रैक्टिस की वजह से जो हमारे उपयोगकर्ता हैं, जो यूजर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का, और ये नुकसान न केवल मॉनेटरी नुकसान है, ये आपका मेंटल नुकसान भी है। तो उनको मेंटल नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ बेसिकली आपका काफराल की रिपोर्ट में बताया गया है। सबसे पहले रिपोर्ट कौन कौन से प्रमुख चिंताओं की बात करती है उनको देखें। तो इसमें कहा गया है कि NBFC क्षेत्र में अन्योन्यश्रम जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा जोखिम देखने को मिल रहा है। अब होता क्या है कि जो मुख्य बड़े बैंक हैं वो NBFCs को ऋण देते हैं, जिससे NBFC क्षेत्र के भीतर क्रॉस लेंडिंग में वृद्धि होती है। तो जो बड़े बैंक होते हैं वो NBFCs को लोन देते हैं, जो बड़ी NBFCs होती हैं वो छोटी NBFCs को लोन देती हैं। तो इस तरह से एक नेटवर्क आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से अंतर्निर्भरता यानी कि इंटरडिपेंडेंस का एक नेटवर्क तैयार हो जाता है। और ये जो नेटवर्क है ये आपका झटकों के प्रति बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, शॉक्स के प्रति बहुत वल्नरेबल होता है। आप देखेंगे आप कि यहाँ पर हर एक बैंक जो है वो एक दूसरे बैंक पर निर्भर है। तो ऐसे में अगर एक बैंक पर कोई भी खतरा आता है तो पूरी चेन जो है वो प्रभावित होगी, और यहाँ पर आपको डोमिनो इफेक्ट के तौर पर सभी पर प्रभाव देखने को मिलेगा, जैसा कि हमें 2018 में ILFS के मामले में देखने को मिला था, जो कि डिफॉल्ट हुआ था, और जून 2019 में DHFL के मामले में भी हमें यही देखने को मिला था, जिससे हमारी इकॉनमी में लिक्विडिटी संकट पैदा हो गया था। तो अब ये एक चिंता जाहिर की गई है कि सबसे पहले तो रिपोर्ट में बताया गया है कि हमें इस इंटरडिपेंडेंस को समाप्त करना चाहिए। जब तक हम इसको समाप्त नहीं करेंगे तब तक हमारी जो NBFCs हैं उनमें हमें इसी तरह की समस्याएं देखने को मिलती रहेंगी। दूसरी हमारी समस्या है RBI की संकुचनकारी नीति। तो RBI की जो संकुचनकारी नीति है उस नीति का NBFCs पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। वो कैसे है उस पर अगर आप बात करें तो नीतिगत दरों में जो है सख्ती देखने को मिल रही है, जिससे NBFCs के लिए उधार लेना महंगा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो RBI है वो इंटरेस्ट रेट को लगातार हाई बनाए रखे हुए है। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो आपका हाई है तो इसकी वजह से बेसिकली NBFCs के लिए बड़े बैंकों से उधार लेना महंगा हो गया है। अब अगर NBFCs के लिए बड़े बैंकों से उधार लेना महंगा हो गया, इसका मतलब ये हुआ
कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, उनका मार्जिन कम हो जाता है। तो और मार्जिन बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, वो अपने असुरक्षित लोन देना शुरू कर देते हैं, तब प्राइम कैटेगरी में लोन देना शुरू कर देते हैं। तो सब प्राइम कैटेगरी में लोन देने का मतलब यह है कि वहां पर बहुत ज्यादा जोखिम होता है, बहुत ज्यादा असुरक्षा होती है, वहां से बेसिकली पैसे वापस आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब यहाँ पर लोन देने की प्रवृत्ति है जो है असुरक्षित लोन देने की प्रवृत्ति, सब प्राइम कैटेगरी में लोन देने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये जो हमारा पूरा सेक्टर है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और यहाँ पर हमें उच्च क्रेडिट जोखिम देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्वेंसी रेट भी जो है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग जो है इस कैटेगरी में, बहुत असुरक्षित कैटेगरी में लोन लेते हैं और उस लोन को वापस देना लोगों के लिए असंभव हो जाता है। तो ये एक समस्या यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अवैध ऋण लेने वाले जो ऐप्स हैं और इन फिनटैक्स को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली नकली या अवैध डिजिटल लोन देने वाले जो ऐप्स हैं उनको वैध दिखाने की कोशिश की जाती है, और फिर वो क्या करते हैं, वो आपके ग्राहकों का पर्सनल डेटा एकत्र करने की कोशिश करते हैं, और फिर जब जो आपके ग्राहक हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो लोन देने के बाद पैसा नहीं दे पाते, तो फिर उन लोगों को उस पैसे के बदले ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये एक समस्या जो है आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप देखेंगे भारत में इन ऐप्स की संख्या, तो वर्तमान समय में ये बताया गया है कि भारत में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए तकरीबन 1100 ऐसे ऐप्स उपलब्ध हैं जहां से आप लोन ले सकते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, और इस समस्या की को लेकर के कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी मौजूद हैं जिनमें बताया गया है कि किस तरह से जो ऐप्स हैं, इन ऐप से आप पैसा लेते हैं, और पैसा लेने के बाद जब आप पैसा नहीं चुकाते हैं तो ये ऐप्स आपको ब्लैकमेल करते हैं। कई लोगों ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की, जहां पर उनको ब्लैकमेल किया गया इन ऐप्स के माध्यम से। तो ये बेसिकली इन ऐप्स को लेकर के भी चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। इसके अलावा एनबीएफसीज को लेकर के अगर आप बात करें कि एनबीएफसीज क्या होती हैं, तो एनबीएफसीज को बेसिकली आपका कंपनी एक्ट 1956 के तहत पंजीकृत किया जाता है, और एनबीएफसी कंपनी है जो कि आपका लोन दे सकती है, प्रतिभूतियों में निवेश कर सकती है, इसके अलावा बीमा जैसी विभिन्न वित्तीय गतिविधियों में संलग्न हो सकती है। इसमें ऐसी संस्थाएं शामिल नहीं होती हैं जिनका प्राथमिक व्यवसाय कृषि, उद्योग, माल व्यापार, सेवाएं और अचल संपत्ति व्यापार के अंतर्गत शामिल होता है। इसके अलावा आरबीआई द्वारा एनबीएफसीज के रूप में पंजीकृत होने के लिए किसी कंपनी को 50% से ज़्यादा संपत्ति, वित्तीय संपत्ति होनी चाहिए। यानी कि कोई कंपनी अपने आप को आरबीआई के साथ एनबीएफसी के तौर पर रजिस्टर करा सकती है अगर उसके पास जो संपत्ति है उसमें से 50% से ज़्यादा संपत्ति फाइनेंशियल संपत्ति है, आपका जो है वित्तीय संपत्ति है, और इसके अलावा उसको जो पैसा मिलता है, यानी कि उसकी जो आय है वो इन वित्तीय संपत्तियों से आती है, यानी कि 50% जो आय है वो आपका फाइनेंशियल एसेट से आती है, तब जाकर के वो कंपनी क्या कहला सकती है, एनबीएफसी कहला सकती है। और एनबीएफसी को रेगुलेट करने की जो जिम्मेदारी है, उनको मॉनिटर करने की जो जिम्मेदारी है, उनके लिए नीति बनाने की जो जिम्मेदारी है, वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास मौजूद है। तो ये हमने एनबीएफसीज के बारे में बात की। अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि एनबीएफसीज और बैंकों के बीच में क्या अंतर है। तो बैंक जो है वो एनबीएफसीज से डिफरेंट होते हैं, उनमें थोड़ी सी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और बेसिक सा डिफरेंस ये है कि बैंकों के विपरीत जो आपके एनबीएफसीज हैं वो जनता से जमा स्वीकार नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक में आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन एनबीएफसीज के पास आप अपना पैसा जमा नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ बड़ी एनबीएफसीज ऐसी हैं जिनको आरबीआई की ओर से कहा गया है कि वो पैसा जमा करने का काम भी कर सकती हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट काम ये है कि वो भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं बन सकते। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि आप अपने आईसीआईसीआई के बैंक के माध्यम से किसी एनबीएफसी अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप वहाँ पैसे जरूर जमा कर सकते हैं। कुछ बड़ी एनबीएफसीज हैं जो कि पैसा जमा करने की अनुमति देती हैं, लेकिन उनको आप जो है इस पूरे पेमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा एनबीएफसी स्वयं चेक जारी नहीं कर सकती हैं, और जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम बीमा द्वारा कवर भी प्रदान नहीं किया जाता है। यानी कि बेसिकली ये जो निगम है, ये निगम क्या करता है कि अगर आपका बैंक डूबता है तो उस बैंक के डूबने की स्थिति में आपका कुछ अमाउंट जो है उसका इंश्योरेंस किया जाता है, उसका वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। अमाउंट 1 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है। लेकिन अगर आप एनबीएफसीज में, जो बड़ी एनबीएफसीज, अगर आप वहाँ पैसा जमा करते हैं तो आपको इनके तहत, इन कंपनियों के तहत कवर नहीं मिलता है, और आपका पैसा अगर डूब जाता है तो वापस कभी नहीं आएगा। तो ये हमने एनबीएफसीज के बारे में बात की, इनके डिफरेंस को यहाँ पर समझा। बढ़ते हैं आगे, बात करें अपने अगली खबर की। तो हमारी अगली खबर भारत के इस्पात क्षेत्र यानी कि स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई है। हमारी खबर चर्चा में इस वजह से आई क्योंकि ISA स्टील कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हुआ। इसका 4था संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें स्टील कंपनियों से क्षमता बढ़ाने का आग्रह हुआ ताकि भारत का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा इनपुट, क्योंकि जो आपका स्टील है
वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट इनपुट के तौर पर काम करता है। और लक्ष्य ये डिसाइड किया गया है कि हमारा जो स्टील का इनपुट है उसको 2023 तक बढ़ा करके दोगुना किया जाएगा। तकरीबन 300 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन करने का लक्ष्य हमारे सामने यहाँ पर डिसाइड किया गया है। इस कार्यक्रम ने भारत की वृद्धि और विकास में इस्पात उद्योग की बहुमुखी भूमिका पर भी प्रकाश डाला है कि किस तरह से आपकी जो स्टील इंडस्ट्री है वो भारत के विकास में योगदान दे रही है। इसके अलावा भारत में इस्पात क्षेत्र की स्थिति की अगर आप बात करें कि सिचुएशन किस तरह की, इस्पात क्षेत्र कैसा है, तो वित्तीय वर्ष में अगर आप देखेंगे, वर्तमान सिचुएशन में आप देखेंगे तो 2023 में तकरीबन 125.32 मिलियन टन कच्चे स्टील का जो है उत्पादन भारत में हुआ था और तकरीबन 121.29 मिलियन टन जो है तैयार स्टील का भारत में उत्पादन किया गया था। तो इस तरह से भारत कच्चे स्टील का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर के सामने आया है। ये लाइन आपको याद रखनी है। भारत क्या है? कच्चे स्टील का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारतीय इस्पात उद्योग ने पिछले एक दशक में जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि की है। 2008 के बाद से भारत में जो इस्पात उत्पादन है उसमें 75% वृद्धि आपको देखने को मिली है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में प्रति व्यक्ति स्टील की खपत जो थी वो 86.7 किलोग्राम के आसपास थी। 2017 में सरकार की ओर से राष्ट्रीय इस्पात नीति को भी जो है लागू किया गया था, जिसमें लक्ष्य डिसाइड किया गया था कि हम 2030-31 तक 300 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात की क्षमता स्थापित करेंगे और 255 मीट्रिक टन का उत्पादन जो है और 128 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खपत का लक्ष्य हमारे सामने रखा गया था। तो ये इस्पात नीति 2017 में भारत सरकार की ओर से पेश की गई थी। इसके अलावा स्टील के महत्व की अगर आप बात करें तो स्टील दुनिया भर में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाली सामग्रियों में से एक है, क्योंकि इसका उपयोग आप निर्माण, कंस्ट्रक्शन और जो आपका बुनियादी ढांचा है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो इंजीनियरिंग सेक्टर है और जो रक्षा क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में आप जो है स्टील का निर्माण करते हैं, स्टील का उपयोग करते हैं। और यही वजह है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की कुल जीडीपी में इस्पात उद्योग की जो भूमिका थी वो 2% के आसपास थी। इसके अलावा इस्पात क्षेत्र के सामने अगर कुछ चुनौतियों की बात करें तो इसमें जो सबसे पहली चुनौती है वो इस्पात उद्योग स्थापित करने या इस्पात प्लांट स्थापित करने की चुनौती है, क्योंकि इस्पात प्लांट स्थापित करने के लिए आपको बहुत पैसों की जरूरत होती है। जैसे कि ये कहा जाता है कि अगर आप 1 टन क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो भारत में आपको 7,000 करोड़ रुपए की जरूरत है और 7,000 करोड़ रुपए का अमाउंट बहुत बड़ा होता है। और एक व्यापारी के लिए इतने बड़े अमाउंट को लाना, एक निवेशक के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए इतना बड़ा अमाउंट लाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक तो फाइनेंशियल बैरियर्स भारत में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अन्य देशों की तुलना में भारत में जो फाइनेंसिंग भी बहुत कम है, भारत में लोन भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा महंगे लोन होते हैं। अब लोन महंगे होंगे इसका मतलब ये होगा कि प्रोडक्शन भी महंगा होगा और प्रोडक्शन महंगा होने का मतलब ये है कि स्टील की कीमत बढ़ जाएगी और जब स्टील की कीमत बढ़ जाती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती है, कम्पीट नहीं कर पाती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा चक्रीय मांग और मॉनसून भी भारत में स्टील उद्योग के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आता है, क्योंकि भारत में जब मॉनसून की अवधि आती है तो कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा रुक जाता है, दूसरे जो काम है वो भी रुक जाते हैं, तो स्टील की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। अब स्टील की डिमांड कम होने की वजह से कई बार ये देखने को मिलता है कि कई स्टील इंडस्ट्री जो हैं वो मॉनसून के पीरियड में बंद हो जाती हैं। मॉनसून के पीरियड में उन्हें बहुत नुकसान होता है और अगले पीरियड में और उन्हें सस्टेन करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज भी मौजूद नहीं होते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज भारत में आपका स्टील इंडस्ट्री के सामने आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत में प्रति व्यक्ति जो खपत है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। जैसा हमने देखा था कि भारत में प्रति व्यक्ति स्टील की जो खपत है वो तकरीबन आपका 86.7 किलोग्राम के आसपास है, जबकि ग्लोबल एवरेज अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल एवरेज आपका तकरीबन 233 किलोग्राम के आसपास है। यानी कि यहाँ पर आपको जाहिर तौर पर इकोनॉमिक पैरिटी देखने को मिल जाएगी। तो ये भी सरकार को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा जो अगली चुनौती है वो प्रौद्योगिकी और अनुसंधान को लेकर के है, क्योंकि भारत में बेसिकली आप शुरुआत से ही देखेंगे तो स्टील के सेक्टर में बहुत ज़्यादा निवेश नहीं किया गया। स्टील के सेक्टर में खासतौर पर रिसर्च पर बहुत ज़्यादा जो है निवेश नहीं किया गया है। अब रिसर्च पर निवेश नहीं हुआ है तो नई टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद नहीं है और नई टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो अभी भी बहुत महंगा होता है, क्योंकि हम पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ये चुनौती है। इसके अलावा जो है पर्यावरण को लेकर के भी चिंताएं जाहिर की गई हैं, क्योंकि इस्पात उद्योग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन करता है और इसे दुनिया के 3 सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जन जो है सेक्टर्स में से एक माना जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आपका जो यूरोपियन यूनियन है वो 1 जनवरी 2026 से स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन और बिजली की प्रत्येक खपत पर जो है कार्बन टैक्स लगाने की बात कर रहा है, जिसकी वजह से भारतीय उद्योगों पर, खासतौर पर लौह उद्योग पर, इस्पात उद्योग पर
एल्यूमिनियम उत्पादों पर खासा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो इस पूरे टैक्स की वजह से भी भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हुई आपको नजर आ सकती है। चलिए, ये तो हमने बेसिकली इस्पात उद्योग की बात की। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारी अगली खबर की। तो हमारी अगली खबर आपका डायरेक्ट लिस्टिंग को लेकर के है, अप्रत्यक्ष लिस्टिंग को लेकर के है। तो भारत सरकार ने कुछ भारतीय कंपनियों को वैश्विक पूंजी तक पहुंचने के लिए सीधे विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने की अनुमति प्रदान कर दी है। और ये अनुमति जो है वो कंपनी संशोधन अधिनियम 2020 के हिस्से के रूप में 30 अक्टूबर 2023 को प्रभावी रूप से लागू होने वाली है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आपका डायरेक्ट लिस्टिंग का क्या मतलब होता है। तो डायरेक्ट लिस्टिंग के मतलब की अगर आप बात करें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई कंपनी ना तो नए शेयर जारी करती है, ना तो निवेशकों से पैसा जुटाती है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने शेयर को विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर सकती है। ये आपका जो ट्रेडिशनल आईपीओ होता है, आरंभिक सार्वजनिक जो पेशकश होती है, उससे अलग होता है। क्योंकि आईपीओ में अगर आप देखेंगे, आईपीओ में क्या होता है, आईपीओ में कोई कंपनी जो है अपने शेयर का जो हिस्सा है उसे बाजार में बेचती है और उसके माध्यम से निवेशकों से पैसा जुटाती है। और इसके साथ साथ जो डायरेक्ट लिस्टिंग का मेथड है वो आपका डिपोजिटरी रिसिट से भी अलग है। डिपोजिटरी रिसिट में भी आप क्या करते हैं, वहां पर भी आप विदेशों में अपने स्टॉक को, अपने जो है शेयर बेचते हैं, लेकिन डिपोजिटरी रिसिट में बेसिकली आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंपनी जो है वो बेसिकली कस्टोडियन बैंक को अपना शेयर जारी करती है और फिर वो जो कस्टोडियन बैंक है वो विदेशी निवेशकों को डीआर जारी करता है, यानी कि डायरेक्ट जो है डिपोजिटरी रिसिट जारी करता है। अब प्रत्यक्ष लिस्टिंग में क्या होता है, डायरेक्ट लिस्टिंग में क्या होता है, तो डायरेक्ट लिस्टिंग से बेसिकली किसी कंपनी को निवेशकों के एक बड़े और अधिक विविध पूल तक पहुंचने में मदद मिलती है और जो है आप जो है विदेशी बाजार में अपने आप को जो है लिस्ट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट लिस्टिंग के बारे में हमने यहाँ पर बात की और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपके प्रश्न पत्र में इसको लेकर के कोई भी सवाल आता है तो उसको सॉल्व करने में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।